नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर अमरीश सारे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डियर आर एस सर। दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डियर आर एस सर पे। दोस्तों बीपीएससी की अभी डेट तो आई नहीं है, लेकिन इसी घड़ी में हम लोग अगर अनुमानतः डेट की बात करें तो यह अप्रैल में होने वाली है। तो दोस्तों क्यों ना अभी से हम लोग थोड़ा सा तैयारी शुरू कर दें। तो दोस्तों अभी तक बहुत सारे वीडियो जो है अपलोड कर चुका हूं मैं, और अभी बहुत सारे वीडियो अभी अपलोड होने बाकी है। अगले सीरीज़ में अभी जो है जियोग्राफी की सीरीज़ चल रही है, और अभी आप लोग इसे ज्वाइन करें ताकि जियोग्राफी आपकी बहुत अच्छी हो सके, क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन राइज होते हैं। और इसके जस्ट बाद हमारी हिस्ट्री के भी लेक्चर आएंगे, तो उसे भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बिहार का भौतिक विभाजन के बारे में। दोस्तों इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन राइज होते हैं, यहाँ तक कि एक मैं क्वेश्चन आंसर का सीरीज भी लेकर आऊँगा। अभी मैं सिर्फ अभी टॉपिक पे चर्चा करूँगा। अगले वीडियो में मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन राइज जो हुए हैं अभी तक बीपीएससी में, उन सब का संग्रह रहेगा। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे अपने वीडियो में बिहार का भौतिक विभाजन के बारे में। तो बिहार का भौतिक विभाजन की बात करें हम लोग, तो इसे लगभग 3 भागों में विभाजित किया गया है। जहाँ तक हम लोग बात करें तो एक इसका भाग है जो कि हिमालय श्रेणी से निकलकर आती है, या हिमालय श्रेणी वाला भाग बोलेंगे। दूसरा है जो झारखंड से लगी हुई है, जो पठारी क्षेत्र है। और तीसरा क्षेत्र की बात करेंगे जो गंगा का मैदानी भाग है। तो दोस्तों आज तीनों का हम लोग अलग अलग डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों एक नज़र में हम लोग देखें तो ये गंगा का जो आसपास, यानी कि गंगा जो है, गंगा के बीचों बीचों का गंगा जो है बिहार के बीचों बीच जाती है। और गंगा के जो उत्तरी और दक्षिणी का मैदान है वह मैदानी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगर हम लोग थोड़ा सा पर्वतीय या तराई क्षेत्र की बात करें तो दोस्तों इसे थोड़ा सा हम लोग मैप में देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों ये जो हम लोग ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे, जो कि हिमालय का पर्वतीय भाग है। और ये जो दोस्तों अगर हम लोग बात करें, ये वाला जो हिस्सा जो नीचे दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये आपको झारखंड से सटे पठारी क्षेत्र का भाग है। अगर ये सारा, ये जो आपको पूरा बीच में दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये पूरा पोर्शन जो दिख रहा है आपको, ये गंगा का मैदानी भाग है। क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से होते हुए गंगा नदी बिहार को 2 भाग में डिवाइड करती है, और इसके जस्ट इस वाले भाग को हम लोग उत्तर बोलते हैं, उत्तरी भाग होता है, और नीचे वाले भाग को हम लोग दक्षिणी भाग बोलते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग उत्तरी और दक्षिणी भाग की बात करें तो ये दोनों डिवाइड होते हैं। तो दोस्तों इसमें हम लोग देखेंगे कि 3 भागों में इसे डिवाइड किया गया है, जो कि ये हिमालय श्रेणी वाला पार्ट है। और दोस्तों यहाँ पे जो हिमालय से लगे हुए, जो कि अगर हम लोग बात करें बिहार के उत्तर में, तो यहाँ पे आपको नेपाल है, यहाँ पे नेपाल है। तो यहाँ नेपाल है, तो यहाँ से हिमालय से जो सटकर यहाँ से जो ये क्षेत्र जाता है, जो कि नेपाल होते हुए जाता है ये क्षेत्र, ये होता है शिवालिक क्षेत्र, जो कि हिमालय से निकलती है। और बिहार में जो पश्चिमी चंपारण है दोस्तों, बिहार में जो पश्चिमी चंपारण है, उससे कुछ भाग यहाँ पे, जैसे ये आप देख सकते हैं, कुछ भाग यहाँ से भी होते हुए जाती है, जो कि पश्चिमी चंपारण में है, जिसे हम लोग भिकना ठोरी का पहाड़ भी बोलते हैं, या वाल्मीकि नगर का पहाड़ भी हम लोग बोलते हैं, जो कि हिमालय श्रेणी में आते हैं। जबकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें ये वाला, तो यह रोहतास और कैमूर का क्षेत्र है। जबकि ये वाला बात करें तो ये बाकी अन्य जो भी झारखंड से लगे हुए जिला है, उनकी बात हम लोग इसमें करेंगे। तो दोस्तों ये तो थी थोड़ी सी इसकी मैप से डिटेल। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे, यहाँ इसके बीचों बीच जो गंगा नदी जाती है, ये क्या करती है, अगर हम लोग थोड़ा सा इसकी चर्चा करें
थोड़ा सा ये गंगा नदी जाती है और यहाँ से बहुत सारे नदियाँ जो निकलती हैं, जैसे हिमालय श्रेणी से जो नदियाँ निकलती है ये गंगा में आती हैं। अगर यहाँ पे घाघरा की बात करें, कोसी की बात करें या गंडक की बात करें या बागमती की बात करें या कोसी की बात करें जो बागमती में बागमती मिलती है कोसी में, या महानंदा की बात करें या सोन की बात करें या अन्य नदियाँ जितनी भी हैं उन सभी की बात करें, तो सभी जो है गंगा में ही आकर मिलती हैं। कुछ नदियाँ जो है गंगा में बिहार में मिलती हैं, कुछ नदियाँ बिहार के बाहर मिलती हैं। दोस्तों इसकी चर्चा हम लोग ने पिछले वीडियो में कर लिया है। अगर अभी तक आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो वो आप ज़रूर देखें, ताकि ये दोनों पार्ट को समझने में आपको काफ़ी मदद मिल सके। दोस्तों इसी क्रम में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हमें ज़रूरत होगी वैसे वैसे हम लोग ग्राफ का यूज करेंगे। अगर हम लोग बात करें, यहाँ हम लोग बात कर रहे थे तीनों भाग का, तो दोस्तों हम लोगों ने 3 भाग देखा, जो कि पर्वतीय या तराई क्षेत्र के नाम से जानते हैं, जो कि तराई मतलब नेपाल के या अधिकतर क्षेत्रों में जाता है। दूसरा है हमारा गंगा का मैदानी क्षेत्र और तीसरा जो झारखंड से लगी हुई है पठारी क्षेत्र। दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो थोड़ा सा इसको हम लोग तीनों को अलग अलग तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। अगर पर्वतीय क्षेत्र या तराई क्षेत्र की बात करें तो इसमें जैसे एक सुमेश्वर श्रेणी है, दूसरा रामनगर दून, दूसरा तीसरा है दून घाटी। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग 3 चीज़ देखें, सुमेश्वर या सोमेश्वर इसे बोलते हैं। जो हिमालय श्रेणी की जो पर्वत है उसे हम लोग सुमेश्वर श्रेणी के नाम से जानते हैं। वहीं इससे जस्ट बगल का जो हिस्सा है, थोड़ा सा उठा हुआ हिस्सा है, उसको हम लोग रामनगर दून बोलते हैं। और उसके जस्ट बगल में एक और हिस्सा है जिसे जो पहाड़ी ही है उसे हम लोग दून घाटी बोलते हैं। तो दोस्तों ये तो थी आपकी सुमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून और दून घाटी। दोस्तों अगर हम आपको बताना चाहेंगे कि दून जो घाटी होता है, दून घाटी किसे बोलते हैं, यानी कि 2 पहाड़ों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम लोग दून घाटी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों सुमेश्वर श्रेणी की जो ऊंचाई से संबंधित भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ दून घाटी और रामनगर दून और सुमेश्वर श्रेणी ये 3 मस्ट VBI है इसके। अगर हम लोग बात करें मैदानी क्षेत्र की, तो मैदानी क्षेत्र में दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा कि गंगा जो है बिहार को 2 भागों में डिवाइड करती है। इसी के साथ साथ एक जो हिस्सा होता है उत्तरी गंगा का मैदान बोलते हैं, दूसरा होता है दक्षिणी गंगा का मैदान जिसे हम लोग बोलते हैं। तो दोस्तों उत्तर गंगा का मैदान जो है उसमें उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। अगर हम लोग बात करें घाघरा गंडक दोआब की और गंडक कोसी दोआब की और कोसी महानंदा दोआब की बात करें, तो ये तीनों को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। दोस्तों दोआब का मतलब होता है, दो का मतलब होता है दो, आब का मतलब होता है पानी, यानी कि 2 पानी वाले क्षेत्र के बीच के स्थान को हम लोग दोआब बोलते हैं। थोड़ा सा अगर हम लोग इसे ग्राफ के माध्यम से देखें तो ये हमारा समझ में आ जाएगा। इसी क्रम में अगर हम लोग ग्राफ की मदद लेते हैं तो दोस्तों इसकी थोड़ा सा मदद लेंगे हम लोग। अगर हम लोग बात करें ये उत्तर प्रदेश होते हुए, जो कि ये उत्तराखंड से निकलकर गंगा उत्तर प्रदेश होते हुए हमारे बिहार में चौसा के पास जो प्रवेश करते हुए जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यह हमारे मैदान को 2 भागों में डिवाइड करती है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो ये हमारा घाघरा होता है जो कि उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हुए बिहार में प्रवेश करता है। अगर इसके साथ साथ हम लोग बात करें ये गंडक की बात करें, तो यहाँ पे यह गंडक हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ ये जो गंडक है और ये घाघरा है, तो इसके जो बीच का ये जो पार्ट है, इसके जो बीच का पार्ट है दोस्तों, इसे हम लोग ये जो बीच का हिस्सा है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा इसे हम लोग
एक मिनट दोस्तों, ये जो वाला जो हिस्सा है, जैसे इसकी इस हिस्से की बात करें हम लोग, तो यह जो हिस्सा है यह है आपको घाघरा और गंडक दोआब, ये वाला पार्ट की बात करें हम लोग दोस्तों। अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ये वाला हिस्सा, जैसे यहाँ से कोसी नदी जाती है, तो ये कोसी नदी जो जाती है और यहाँ पे महानंदा है, तो दोस्तों यह जो क्षेत्र है, यह पूरा क्षेत्र की बात करें हम लोग, तो यह पूरा क्षेत्र जो आता है यह गंडक कोसी दोआब के रूप में हम लोग देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें, ये वाला जो हिस्सा बात करें, तो ये वाला हिस्सा हमारा महानंदा और कोसी दोआब के नाम से जाना जाता है। तो यह यानी कि उत्तर बिहार को 3 छोटे-छोटे भागों में डिवाइड कर दिया गया है। तो अभी हम लोगों ने देखा जो गंडक और घाघरा के बीच आता है, तो गंडक घाघरा दोआब, और जो गंडक और कोसी के बीच वाले क्षेत्र को हम लोग कोसी गंडक दोआब बोलते हैं, और तीसरा आता है महानंदा कोसी दोआब। उसी तरीके से हम लोगों ने दक्षिण भाग के 3 दोआब को भी हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि गंगा सोन दोआब ये देखेंगे, मगध का मैदान देखेंगे, अंग का मैदान देखेंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा इसे हम लोग ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा कि गंगा है ये, और यहाँ से सोन नदी गुजरती है। तो दोस्तों यह जो क्षेत्र है इसे हम लोग बोलेंगे सोन गंगा का दोआब बोलेंगे। तो अगर प्राचीन काल की बात करें हम लोग, तो एक मगध का क्षेत्र था, ये वाला मगध वाला हिस्सा है, और यह जो भागलपुर वाला एरिया है इसे हम लोग अंग का क्षेत्र बोलते हैं। तो इन्हीं दोनों नामों के कारण इनका जो गंगा और मगध का जो है दोआब के नाम से फेमस हुआ, और तीसरा हो गया अंग के नाम से फेमस हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से दक्षिण भारत को भी दक्षिण बिहार के भाग को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। वहीं अगर पठारी क्षेत्र की बात करें हम लोग, दोस्तों, तो जो राजमहल की पहाड़ियाँ के नाम से ज़्यादा प्रचलित है, उसे हम लोग राजमहल की पहाड़ियाँ के नाम से बोलेंगे। जैसे कैमूर के पठार, एवं अगर हम लोग अलग बात करें तो जैसे राजगीर का जो भी पहाड़ है, खड़गपुर है, जमुई है, बराबर है, ये सब जो जगह है, इन जगहों की जो पठार है इनको भी अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से बांटा गया है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने देखा कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार और पठारी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, इनको कौन कौन से श्रेणी में बांटा गया है, इन सभी की चर्चा हम लोगों ने किया। यह एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग बात करें, इसे जो 3 भागों में डिवाइड किया गया है, तो कौन कौन से क्षेत्र सबसे पुराना है और कौन से क्षेत्र सबसे नए हैं, और कौन सा क्षेत्र में कौन कौन से खनिज लवण पाए जाते हैं, इन सभी की चर्चा हम लोग आज इस वीडियो में भी करेंगे। तो दोस्तों ये जो आपका वीडियो दिख रहा है, ये जो मैरून कलर का जो पार्ट दिख रहा है, इसे हम लोग 1 नंबर की श्रेणी में रखेंगे। यानी कि सबसे प्राचीनतम अगर पठार की बात करें तो यही मिलते हैं, जिसे हम लोग आर्कियन युग या धारवाड़ चट्टाने के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यह सबसे प्राचीनतम श्रेणी में आती है, जो कि गया, मुंगेर, शेखपुरा, राजगीर, खड़गपुर आदि में इन सभी जगहों में इस तरह की पठार पाई जाती है। हालांकि यह सबसे प्राचीनतम है, इसलिए इसमें ज़्यादा खनिज लवण नहीं पाए जाते हैं, और यहाँ पे सिर्फ पत्थर उत्पादन के काम में लाया जाता है इसे। तो दोस्तों 1 नंबर में इसे हम लोग देख सकते हैं। अगर दूसरा बात करें हम लोग, ये वाला जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र की बात करें, जो कि रोहतास और कैमूर वाले हिस्से में आते हैं, अगर इन्हें हम लोग विंध्य चट्टाने के नाम से, यानी कि क्योंकि विंध्य पर्वत से निकलती है इसलिए इसे विंध्य चट्टाने के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे ये
चूना पत्थर की यानी कि कैल्शियम की सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा पाई जाती है, इसीलिए यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री ज़्यादा बैठाए जाते हैं। दोस्तों ये भी हम ध्यान रखेंगे कि विंध्य पर्वत जो चट्टानें हैं कैमूर और रोहतास में जो पड़ते हैं, वहाँ पे चूना की अधिकता के कारण वहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री ज़्यादा बैठाई जाती है। तो इसे दोस्तों हम लोगों ने 2 नंबर में रखा है। अगर हम लोग बात करें सबसे अगर नई अगर यानी कि नई जो पठारी क्षेत्र है यानी कि पहाड़ का क्षेत्र है, तो हम लोग हिमालय को बोल सकते हैं। इसे हम लोगों ने तीसरे कैटेगरी में बांटा है। जिसे हम लोग टर्सरी यानी कि तीसरी युग की बात करेंगे हम लोग, जब सोमेश्वर पहाड़ी का क्षेत्र आता है। तो दोस्तों हमें यह पता है कि सोमेश्वर जो श्रेणी है यानी कि हिमालय पर्वत है, सबसे बाद का बना हुआ है। तो यहाँ से जो भी नदियाँ निकलती हैं उसे हम लोग युवा नदियाँ भी कहते हैं, जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर हम लोग बात करें सबसे नया बात करें यानी कि क्वाटरनरी युग की बात करें तो बिहार का मैदानी क्षेत्र आता है। जो कि बिहार का मैदानी क्षेत्र की बात करें दोस्तों हम लोग, तो यह 95% के लगभग आता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है, जो कि गंगा क्षेत्र के दोनों साइड में यानी कि उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है। जहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यह अनाज के साथ साथ जो भी दलहन फसलें हैं, इन सभी की उत्पादकता काफ़ी अधिक और प्रचुर मात्रा में होती है। इनका यह कारण है क्योंकि अगर हम लोग बात करें हिमालय श्रेणी की, जो कि ये वाला श्रेणी है, या सोमेश्वर श्रेणी की बात करें या तराई क्षेत्र की बात करें हम लोग, तो यहाँ क्या होते हैं, इनसे जो भी नदियाँ निकलती हैं वह क्या होते हैं कि वर्षा अधिक होती है हिमालय क्षेत्र में। और वर्षा अधिक होने के कारण क्या होती है कि जो भी नदियाँ निकलती हैं अपने साथ मिट्टी का कटाव करके बाढ़ के रूप में इन मैदानी क्षेत्रों में छोड़ देती है। वहीं यहाँ पठारी क्षेत्र की भी नदियाँ क्या होती है, अपने साथ कुछ न कुछ यहाँ पे जो नई मिट्टी लाकर यहाँ पे छोड़ती हैं, जिसके कारण क्या है, ये पूरे एरिया काफ़ी उपजाऊ हो जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि सबसे नवीनतम जो बनी हुई है वह कौन सा है, तो हम लोग बोलेंगे दोस्तों बिहार का मैदानी भाग की बात करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने बिहार का भौतिक विभाजन के रूप में इन सभी को देखा है। आगे हम लोग थोड़ा सा विशेष देखते हैं। तो दोस्तों अगर उत्तर का मैदान की बात करें तो और दक्षिण के मैदान की बात करें तो इन दोनों में क्या क्या अंतर आते हैं, इन सभी को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो दोस्तों उत्तर का मैदान की बात करें हम लोग, जो कि हिमालय श्रेणियाँ से निकल कर आती है, तो यहाँ पे क्या होती हैं कि जो भी नदियाँ आती हैं अपने साथ बारिश का पानी और साथ साथ हिमालय श्रेणी पर पानी की अधिकता होने के कारण पानी की अधिकता और बारिश दोनों के कारण क्या होती हैं, इनसे जो भी नदियाँ निकलती हैं उनका क्या होता है, बहाव काफ़ी होता है और युवा नदियाँ होती हैं और अपने साथ बहुत सारे चीज़ों को यानी कि बहुत सारे मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह लाते हैं। यानी कि बाढ़ की विवक्षा तो होती ही है, पालज सूखा यानी कि ये भी वहाँ पे होते ही हैं। दूसरा हम लोग बात करें जहाँ की दक्षिणी भाग की बात करें तो यहाँ पे पालस सूखा प्रभावित क्षेत्र यानी कि यह सूखा वाला क्षेत्र काफ़ी होता है यहाँ की, क्योंकि यहाँ की नदियाँ जो होती हैं वह बारिश पे आधारित होती है और बारिश कम होती है तो यहाँ पे क्या होता है, सूखे की संभावना काफ़ी अधिक हो जाती है। तो यहाँ अगर मिट्टी की बात करें तो यहाँ पे जलोढ़ मृदा की प्रधानता काफ़ी अधिक है और यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ की बात करें तो यहाँ पे बांगर मिट्टी की प्रमुखता बहुत ही ज़्यादा है। जबकि दोस्तों जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो यह मिट्टी वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ेंगे, लेकिन इसमें थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे। जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो यह बाढ़ के द्वारा लाई गई मिट्टी होती है जिनकी उर्वरा शक्ति काफ़ी अधिक होती है।
जो कि तराई क्षेत्र के जो कि तराई मिट्टी होती है, जो कि नेपाल से सटे बिहार में 7 से 8 किलोमीटर के रेंज में फैली होती है, उसके जस्ट बाद वाला जो मिट्टी होती है, जो कि जलोढ़ मिट्टी होती है, यह काफ़ी उपजाऊ होती है। वहीं बांगर मिट्टी की बात करें तो यह पुरानी मिट्टी होती है, जहां नई मिट्टी यानी कि बाढ़ इधर दक्षिणी एरिया में नहीं आते हैं, जिसके कारण यहाँ पे मिट्टी नई नहीं बन पाती है। जो पुरानी मिट्टी होती है उसे ही हम लोग बांगर मिट्टी बोलते हैं। अगर हम लोग बात करें इसमें जलोढ़ मिट्टी में, तो खदान फसलों की प्रधानता बहुत ही ज़्यादा होती है। और इधर की बात करें तो खदान के साथ साथ सब्जी और मोटे अनाज बहुत ही अधिक मात्रा में उपजाए जाते हैं। इधर की बात करें, प्रमुख नदियाँ गंडक, घाघरा, बूढ़ी गंडक है। जबकि इधर की बात करें तो कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु इत्यादि है। तो दोस्तों यहाँ पे दलहन आदि की भी प्रधानता होती है दक्षिण में, इसको भी हम लोग देख लेंगे। अगर हम लोग कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 62% जो है उत्तरी गंगा का मैदान है। और यहाँ पे हम लोग बात करें जो रेस्ट एरिया है, इधर हो जाएगा। अभी इधर होता है टाल क्षेत्र की अवस्थिति भी होती है, और इधर होती है चीर, मन एवं दियारा क्षेत्र की अवस्थिति। तो दोस्तों चीर की बात करें या मन की बात करें या दियारा की बात करें, तो होता क्या है कि जो भी नदियाँ अपना मार्ग बदल लेती है, और अपना मार्ग बदलने के बाद कुछ विशेष जगह पर अपना पानी छोड़ देती है, जिसे चीर, मन या दियारा के रूप में हम लोग देख सकते हैं। वहीं टाल के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे जो भी नदियाँ आती है वो सभी क्या होती हैं, अपना जो जिस रास्ते पे आती है उस रास्ते पे ही जाती रहती हैं। इनके द्वारा कोई विशेष चीर, मन या दियारा नहीं बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा बिहार का भौतिक विभाजन। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।